आप सुन रहे हैं मिर्ची ओरिजिनल्स पर रहस्य एपिसोड फर्स्ट। न्योता। हर गांव और शहर के अपने अपने रहस्य होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी गांव या शहर नहीं जिसकी अपनी एक कहानी ना हो। हर जगह की पहचान उसके छुपे हुए रहस्यों से होती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही राज्य की है। माधवगढ़ मध्य प्रदेश में एक राज्य था। एक ऐसा राज्य जो चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। जितने गहरे इसके जंगल थे उतने ही गहरे इसमें छिपे राज थे। कहानी भारत की आजादी के पूर्व की है, जहां एक तरफ बच्चा बच्चा भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं माधवगढ़ अपने राजाओं के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की पहेली से जूझ रहा था। हर कोई यह जानना चाह रहा था कि इस राज्य को किस श्राप ने खा लिया। कहानी माधवगढ़ के शाही राजघराने सिंदखेड़ों की है। घने जंगल में घोड़े पर सवार होकर एक आदमी तेज रफ्तार से जंगल पार कर रहा था। उसकी पोशाक देखकर यह लग रहा था कि वो किसी राज्य का दूत है, अपने हाथ में एक फरमान और एक छोटा सा झंडा लिए जो उसके राज्य की पहचान है। रात के अंधेरे में वो भवानीगढ़ राज्य की सीमा में घुसता हुआ आगे बढ़ रहा था। भवानीगढ़ माधवगढ़ के कई छोटे राज्यों में से एक राज्य है जिसमें बहुत कम आबादी है। भवानीगढ़ को माधवगढ़ के राजा सुरेंद्र प्रताप सिंदखेड़े ने युद्ध में जीतकर अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अपने राज्य में जोड़ लिया था। राजा सुरेंद्र प्रताप के लिए भवानी से खास रिश्ता भी जुड़ गया था। भवानीगढ़ के महाराजा की बेटी चारुमती राजा सुरेंद्र प्रताप की बहू भी थी। दूत फरमान लिए महारानी चारुमती के महल के पास पहुंच गया। महारानी चारुमती का महल एक छोटा सा खूबसूरत महल था, जिसमें हर तरफ खुशबू बिखेरते अलग अलग गुलाब के पौधे थे और एक छोटा सा तालाब, और उसमें चार चांद लगाता एक फव्वारा था। महल और इस राज्य की रोशनियों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस राज्य के लोगों के बीच भी खुशहाली का माहौल है। रात के अंधेरे में महल दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। महल के भीतर जाने के लिए दरबान के पास से होकर गुजरना पड़ता था। महल के दरबान ने अपनी तरफ से तेजी से बढ़ते हुए घुड़सवार और उसके हाथ में झंडे को देखकर पहचान लिया था कि वो माधवगढ़ से आ रहा है। माधवगढ़ का दबदबा पूरे मध्य प्रदेश में था और उसका पीला झंडा जिस पर एक शेर का निशान है, उसे ना पहचानने की भूल कोई नहीं कर सकता। घुड़सवार ने महल के मुख्य द्वार तक आते आते अपनी रफ्तार धीमी की और फिर अपने घोड़े से उतरकर दरबान की तरफ बढ़ते हैं। प्रणाम महोदय। दरबान हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम मान्यवर, आपका भवानीगढ़ में स्वागत है। महारानी चारुमती के लिए माधवगढ़ की महारानी शाश्वती ने एक न्योता भेजा है। जी महोदय, आइए। महल के गलियारे से गुजरते हुए दीवारों पर भवानीगढ़ के राजाओं के चित्र देखते ही बनते थे। चारुमती भोजन कक्ष में बैठकर अपने पुत्र कुंवर करम सिंह के साथ शाम के भोजन की शुरुआत कर ही रही थी। चारुमती की उम्र करीबन 50 वर्ष है। पतला लंबा नूरानी चेहरा, रंग गोरा और बालों पर हल्की सफेदी है। चारुमती रेशमी साड़ी की बड़ी शौकीन थी और हर बार की तरह आज भी उन्होंने अपने पसंद की नीले रंग की रेशम की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके साथ गले में सफेद मोतियों का एक हार है और कानों में हीरों से जड़ी कान की बालियां। वहीं उनके बेटे कुंवर करम सिंह भी अपनी मां की छाया थे। तंदुरुस्त शरीर के मालिक कुंवर करम सिंह अपनी शाही लाल पोशाक जो कि घुटने तक लंबी थी, उसमें काफी सज रहे थे। एक सुलझा हुआ नौजवान जो जब भी बात करता था तो हमेशा चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रहती। कुंवर करम अपनी मां चारुमती से बहुत प्यार करता था और उनका बहुत ख्याल रखता था। बस दुनिया में एक वही तो थी जो उसको समझती थी और उनके पास थी। भोजन कक्ष में रखी बड़ी सी मेज अनेक व्यंजनों से सजी हुई थी और उन सब में सबसे आगे भोजन की शान बढ़ाता हुआ व्यंजन था भवानीगढ़ की शान, बैंगन की सब्जी। महल के सेवक भोजन परोसने में लगे हुए थे। करम को यूं तो बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने राज्य के शाही व्यंजन का सम्मान रखने के लिए अपनी थाली में थोड़ा सा बैंगन जरूर ले लेते थे।
करम का व्यवहार बहुत ही शांत था। उनके लहजे में भी काफी नरमी थी, मानो जैसे कभी गुस्सा आसपास भटकता ही ना हो। सेवक जैसे ही कुंवर करम की थाली में बैंगन परोसते हैं, उन्होंने जरा सा मुंह नाक चिढ़ा थोड़ी दबी हुई सी आवाज में कहा, आज फिर से बैंगन बना है। चारुमती को कुंवर करम की इस बात पर जरा हंसी आ जाती है। कुंवर साहब, ये आपके नाना के परिवार का शाही व्यंजन है जो आपको खिलाया जा रहा है, आप इसे ना नहीं कह सकते हैं। करम भी मुस्कुराते हुए एक मजाकिया अंदाज में आ जाते हैं। लगता है इस महल में हमसे ज्यादा अहमियत इस बैंगन की है। कुंवर साहब, भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। दोनों के बीच बातचीत चल ही रही होती है कि तभी एक सेवक अंदर प्रवेश करता है। प्रणाम महारानी। प्रणाम छोटे सरकार। माधवगढ़ से शाही दूत आपके लिए महारानी शाश्वती का न्योता लाए हैं। चारुमती इस बात से थोड़ी हैरान होती है। माधवगढ़ से न्योता? कुंवर करम भी इस बात से अचंभित से थे कि इतने सालों में माधवगढ़ से उन्हें आज तक कोई पूछने तक नहीं आया और आज अचानक ये न्योता। ठीक है, आप दूत को अतिथि कक्ष में बैठा दीजिए और उनके जलपान की व्यवस्था कीजिए। चारुमती अपने सेवक को आदेश देती है। कुछ समय बाद चारुमती और कुंवर करम अतिथि कक्ष में दूत से मिलते हैं। दूत उन दोनों को प्रणाम करता है। चारुमती हल्के से हाथ दिखाते हुए प्रणाम स्वीकार करती है। कहो, क्या न्योता लाए हो? दूत न्योता खोलकर पढ़ने लगता है। माधवगढ़ के उत्तम भविष्य के लिए माधवगढ़ के नए राजकुमार रविराज सिंदखेड़े का राज तिलक होली के पावन दिन पर तय किया गया है। इस शुभ अवसर पर महारानी चारुमती व उनके पुत्र कुंवर करम सिंह को सादर आमंत्रित करा जाता है। यह सुनकर महारानी चारुमती का पारा चढ़ जाता है। हमें माधवगढ़ से बेदखल कर अब अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया जा रहा है, उस राज्य पर जिस पर आपका अधिकार पहले है। करम हमेशा की तरह शांति से सोचते समझते हुए अपनी माँ को समझाते हैं। हमें जाना चाहिए माँ। सुंदरेश्वर काका और शाश्वती काकी ने न्योता भेजा है। आज इतने सालों में काका और काकी ने हमें याद किया है। हमारा मन कह रहा है हमें जरूर जाना चाहिए। करम दूत से हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है कि वो जाकर उनकी काकी यानी महारानी शाश्वती से कहे कि उन्होंने न्योता स्वीकार किया है और वो अपने बड़े भैया राजकुमार रविराज के राज तिलक में जरूर आएंगे। दूत संदेशा लेकर वहां से चला जाता है। करम अपनी माँ की तरफ मुड़ते हैं। हम जानते हैं माँ, आपको किस बात का बुरा लग रहा है। भले ही रिश्ते में तुम्हारे पिता तुम्हारे काका से छोटे थे, लेकिन माधवगढ़ की गद्दी पर उन्होंने कई सालों तक राज किया और उस नाते आपका अधिकार राजगद्दी पर पहले है करम। लेकिन जिस रात से आपके पिता रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं, तब से तुम्हारे काका की नजर राजगद्दी पर थी। ये सब बात करते करते चारुमती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। करम अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है माँ, गद्दी पर हम बैठे या रविराज भैया, गद्दी तो हमारे घराने की है। चारुमती प्यार से करम के गाल पर हाथ रखती है। तुम इतने भोले क्यों हो करम? क्योंकि आप हमारी माँ हैं। यह सुन चारुमती के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। चलिए माँ, अब आराम कीजिए, कल हम माधवगढ़ जाने की तैयारी शुरू करते हैं। रात का तीसरा पहर चल रहा था और मौसम तूफान आने का संकेत दे रहा था। कुंवर करम अपने कमरे में सो रहे थे, पर एक सपना उन्हें बेचैन कर रहा था। एक धुंधला सा सपना जिसमें एक बड़ा सा कमरा था जहां बहुत से लोग बैठकर नृत्य का मजा ले रहे थे। नृत्य का घुंघरू की आवाज सुनकर करम की बेचैनी और बढ़ती जाती है। नृत्य चल ही रहा होता है कि अचानक उस कमरे में आग लग जाती है और महल में अफरा तफरी मच जाती है और चारों ओर बस शोर सुनाई देता है। लोगों की चिल्लाहट से महल की दरों दीवारें कांप उठती हैं। उसी बीच जोर से एक इंसान की चीख सुनाई देती और करम की आंखें खुल जाती हैं। करम का डर इतना था कि बाहर जोर जोर से चिल्लाती हवाओं के शोर में भी करम अपने दिल की धड़कनें सुन सकते थे। उनका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था। करम ने अपने बिस्तर से उठकर पहले तो पास ही में रखे पानी के प्याले से एक ही सांस में सारा पानी पीते हैं और फिर फट से उठकर अपनी अलमारी की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। अलमारी की बाईं दराज को कुंवर करम बहुत ही धीरे से खोलते हैं और वहां से एक कागज को निकालते हैं।
उस कागज पर लिखे संदेश को बार बार पढ़ते हुए कुंवर करम के हाथ कांपने लगते हैं। आज के बाद जो भी माधवगढ़ की गद्दी पर बैठेगा उसे हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। उनके मन के अंदर उठ रहे तूफान में भी इतनी ही तीव्रता थी जितनी महल के बाहर उठ रहे तूफान में थी। वो जोर से अपनी मुट्ठी में संदेश को दबा लेते हैं और अपने विचलित मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये संदेश कुंवर करम के पास कैसे आए? क्या है कुंवर करम के सपने का राज? जानने के लिए सुनते रहिए रहस्य सिर्फ मिर्ची ओरिजिनल्स पर।